बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किंगडम मोनेरा के बारे में बात करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा का लफ्ज़ जो है वो किस मानी का हामिल है। सबसे पहले ये किंगडम जो है ये एक साइंटिस्ट था, कोपलैंड ने ये किंगडम बनाया। और ये ऑर्गेनिज्म जो थे कोपलैंड ने किंगडम प्रोटिस्टा से हटाकर किंगडम मोनेरा में रखे। और इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे। किंगडम मोनेरा का मतलब है एलोन, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद इस ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी पाए गए, लेकिन सबसे पहले इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर डिस्कवर हुए थे, इसलिए इस किंगडम को किंगडम मोनेरा कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा के हैबिटाट के बारे में कि किंगडम मोनेरा से जो ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं, तो किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है तकरीबन हर जगह पर पाए जाते हैं। गर्म पानी के चश्मों में, इंतहाई कम डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, कोल्ड टेम्परेचर पर इंसान के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसको हम गट कहते हैं, सहरा में हर जगह पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। इसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें तो 2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज़ हो सकती है। इस ग्रुप के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, यानी जैसे कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है की जीनस है। इसके कुछ मेंबर्स की जो साइज़ है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। सबसे कम साइज़ वाला ऑर्गेनिज्म वो माइकोप्लाज्मा से ताल्लुक़ रखने वाला ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, यानी मोनेरा से ताल्लुक़ रखता है। शेप, अगर हम शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं, कुछ कॉमो शेप होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है या मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है, इस तरह इसके लिए हम लफ्ज़ कोकाई यानी कोकस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दे हैव नो फ्लैजिला, जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल शेप वाले होते हैं, इसके फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए जो बैक्टीरिया कोकस होते हैं यानी स्फेरिकल होते हैं उसको हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। एट्राइकस मीन्स जिसका फ्लैजिला ना हो। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ कोकस बैक्टीरिया इस तरह दो एक साथ होते हैं जिसको हम डिप्लोकोकस, ऐसे बैक्टीरिया जो एक चेन बनाती है उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे बैक्टीरिया जो के साइज बनाती है इस तरह का, इसको हम जो 3D स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाली जो मैंने बनाई है 3D स्ट्रक्चर, इसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं सरसिनाई। और इसके बाद जो दूसरे बैक्टीरिया है इस तरह स्टेफाइलोकोकस, इसको हम कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जो सिर्फ 4 सेल से मिलकर बनते हैं इस तरह, इसको हम टेट्राड कहते हैं। नाम से भी पता चलता है टेट्राड का मतलब है ग्रुप ऑफ 4,
तो 4 ऑर्गेनिज्म के मिलने से ये ग्रुप बनता है। इसको हम टेट्राड कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब रॉड शेप भी होते हैं बैक्टीरिया, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलस कहते हैं और ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट बैक्टीरिया है। सबसे ज़्यादा नेचुरल अकरिंग जो बैक्टीरिया है, नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप होते हैं, जिसके लिए हम बेसिलस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप वाले बैक्टीरिया को हम वाइब्रियो कहते हैं। और दूसरा है हमारे साथ जो बैक्टीरिया की अगली किस्म है वो है जिग-जैग मैनर वाले बैक्टीरिया, जो कि जिग-जैग मैनर में अरेंजमेंट करते हैं। इसको हम स्पाइरोलिना कहते स्पाइरोलियम कहते हैं। सॉरी, स्पाइरोलिना तो एलजी की एक किस्म है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के सेल ना किंगडम मोनेरा से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ताल्लुक़ रखते हैं उसके सेल की। तो इसके सेल के गिर्द एक कवर होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। मैं सेल बनाता हूँ पहले, तो सेल जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल बैक्टीरिया के जो किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखता है, इसके कितने हिस्से होते हैं, कैसे होता है, कहाँ पर मौजूद होता है, कौन कौन से हिस्से कौन क्या क्या काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ सबसे पहले बैक्टीरिया का वो हिस्सा जो सबसे बाहर की तरफ मौजूद होता है, तो वो हिस्सा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है ये मैं बनाता हूँ, ड्रा करता हूँ, आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरा हिस्सा मैंने बनाया है, ये है दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा भी मैंने बनाया है। देखिए, बनाता हूँ तीसरा हिस्सा जो ब्लू कलर का है। तो जो अंदरूनी पार्ट है, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो दूसरा है, इसके बाद है दरमियान में जो ग्रीन कलर का है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। और जब सबसे पहले बाहर की तरफ नज़र आ रही है ये सुर्ख कलर का, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, सॉरी, बाहर की तरफ है, इसको हम ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। सॉरी, ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। अब सेल वॉल अगर हम देखें तो ये म्यूरिन कहलाती है, केमिकल ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। सॉरी, पेप्टाइडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की तरह होता है, जिस तरह के हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चैप्टर नंबर 2 में हमारी बात हुई थी चैप्टर नंबर 1 में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं। न्यूक्लियाइड रीजन में सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होता नहीं है, इसको हम डीएनए कहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोग बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इसको हम कहते हैं। कभी कभार बैक्टीरियल क्रोमोसोम का लफ्ज़ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। और ये है इंक्लूजन बॉडीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से बनी हुई होती हैं। और ये है हमारे साथ राइबोसोम जो कि 70S के होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो 80S के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में किंगडम मोनेरा से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें राइबोसोम 70S के होते हैं।
एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम मीज़ोसोम कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है जगह जगह। ये जो अंदर की तरफ फोल्ड्स है इसको हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। मीज़ोसोम्स। कुछ जगह पर सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकल आती है और इस तरह के एक धागे बनाती है जिसको हम फ्लैजिला, फिम्ब्री और सिलिया कहते हैं। ये जो एक्सटेंशन है इसको हम फ्लैजिला कहते हैं या पिली कहते हैं या फिम्ब्री कहते हैं। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल को, इसके बाद सेल में ग्लाइकोकेलेक्स को। ग्लाइकोकेलेक्स के बाद हमारी बात होगी सेल वॉल की। तो ग्लाइकोकेलेक्स जो है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, यानी म्यूकस होता है। ये एक गाढ़ा मादा होता है। इसकी दो अक़साम है ग्लाइकोकेलेक्स के। कुछ बैक्टीरिया में ये 3 लेयर बनाती है और कुछ बैक्टीरिया में ये थिक लेयर बनाती है। तो अगर 3 लेयर हो तो ये टफ होगी, थिक हो तो टफ होगी, अगर 3 हो तो लूज होगी। ये 3 का लेयर जो है ये पैथोजेनिसिटी का काम करता है, यानी होस्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जो लूज है 3 है ये अक्सर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। ये बैक्टीरिया या मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को तोड़ फोड़ से बचाती है। तो जो 3 लेयर है ये लूज होती है, इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और जो थिक है इसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सेल वॉल की जानिब। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, जिसको हम कलेक्टिवली पेप्टाइड और ग्लाइकेन कहते हैं। अगर हम तफसीलन केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स होते हैं, जिसको हम पॉलीसेकेराइड नेम और नेक कहते हैं। तो नेम और नेक एक दूसरे के बाद अल्टरनेटिवली इस तरह अरेंज होते हैं और एक पॉलीसेकेराइड एक चेन बनाती है। ये नेम और नेक अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं तो मुख्तलिफ 2, 3, 4, 5 लेयर बनाती है। इसके दरमियान एमिनो एसिड की ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, और इस तरह एक केमिकल वजूद में आता है जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के मिलने से ये केमिकल बनता है और इस केमिकल को हम म्यूरिन कहते हैं। जो मैंने अंडरलाइन की है इसको हम एमिनो एसिड या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले सेल वॉल जो है इसके फंक्शन को हम पढ़ें। यह शेप देती है, रिजिडिटी यानी मजबूती फराहम करती है और सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हमारी बात हुई थी, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी पॉलीसेकेराइड, इसमें प्रोटीन भी होते हैं।
और इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फास्फोलिपिड भी मौजूद होते हैं। ये फास्फोलिपिड मैंने बनाए हैं, टेल और हेड भी मैंने बनाए हैं। तो फास्फोलिपिड में जगह जगह पर प्रोटीन होते हैं, कुछ इंटीग्रल होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, फ्लोटिंग प्रोटीन भी होते हैं। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में हमने तफसील के साथ पढ़ा है इसको। दूसरा है हमारे साथ पिली, फिम्बरी और फ्लैजिला। तो पिली जो है, फिम्बरी और फ्लैजिला, इसमें थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होता, सिर्फ साइज़ और नंबरिंग की डिफरेंस होती है। पिली, फिम्बरी, फ्लैजिला तादाद में चंद होते हैं, फिम्बरी तादाद में थोड़े ज़्यादा होते हैं और पिली तादाद में तकरीबन फिम्बरी के बराबर होते हैं। लेकिन पिली जो है वो तादाद में कम होते हैं, फिम्बरी मोर होते हैं और फ्लैजिला 1 और 2 3 4 5 6 होते, इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं होते। और अगला डिफरेंस इसके दरमियान ये होता है कि साइज़ डिफरेंस भी होती है, साइज़ में भी इसका फ़र्क होता है फिम्बरी और पिली के दरमियान। दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। ये ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब्यूल्स शेप होते हैं। फिम्बरी जो है ये ब्रिस्टल शेप होते हैं, ब्रिस्टल के शेप के दिखाई देते हैं ये। और जो फ्लैजिला हैं ये लार्ज होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पिली, और ये अटैचमेंट में काम करते हैं, और मूवमेंट में फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हम फ्लैजिला के साइज़ को बनाए, शक्ल को बनाए, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसमेंट, दूसरे को हम कहते हैं हुक और तीसरे को हम कहते हैं फिलामेंट। ये 3 हिस्से मैंने बनाए फ्लैजिला के। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के हवाले से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारी पहली बात हुई थी कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जिसमें फ्लैजिला होते हैं, इसको हम ट्राइकस, जिसमें नहीं होते उसको हम एट्राइकस कहते हैं। तो वैसे एट्राइकस बैक्टीरिया जिसका एक फ्लैजिला हो उसको हम मोनोट्राइकस, जिसके 2 हों और एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, इसको हम एम्फीट्राइकस, जिसके हर तरफ पर फ्लैजिला हो उसको हम पेरिट्राइकस, जिसके एक तरफ पर बहुत ज़्यादा हो इसको हम सेफेलोट्राइकस कहते हैं। इस तरह इसकी दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा हो, ऐसे को हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद अगर हम ट्राइकस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिसके फ्लैजिला नहीं होते उसको हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, या जिस तरह के सायानोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या कोकस बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा, सायानोबैक्टीरिया और कोकस बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं होता, इसमें फ्लैजिला नहीं होते। ये 3 फिम्बरी, फ्लैजिला और पिली को इकट्ठे तौर पर सरफेस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सरफेस पर दिखाई देते हैं, आसानी के साथ इसको देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरिया के दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, कि बैक्टीरिया में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, मीजोसोम जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पास जो है ये मीजोसोम की कुछ अक़साम है।
इसको हम वेसिकल शेप कहते हैं, इसको हम टिब्यूल शेप कहते हैं, और ऐसे को हम लेमिला या लेमिल शेप कहते हैं। मीजोसोम्स हैं, ये अल्टरनेटिव होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज के, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो इसकी जगह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वेसिकल की जगह मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज की जगह मीजोसोम पाए जाते हैं। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है ये इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ये बाइनरी फिजन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में भी हेल्प करते हैं मीजोसोम। फोटोसिंथेसिस में भी ये काम करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो मीजोसोम काम करते हैं उसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मीजोसोम के हवाले से। अब अगर हम सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ठीक होगा। क्लासिफिकेशन की बात तो हो गई। दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी इसको हम कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, अपने आप को तकसीम कर सकता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनता है, ये सर्कुलर होता है। इसके साथ साथ ये सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। और एक बात और कि ये सारे बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता। मखसूस कुछ किस्म के बैक्टीरिया है, जिस तरह के हमारे जो गट में एक बैक्टीरिया रहता है उसको हम एस्क्रेशिया कोलाई कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। यह ट्यूमर खास करते हैं प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर का काम करती हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल स्पिल्स ऑयल को तोड़ने का काम करते हैं, ऑयल का। अब है हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोइड, वो रीजन जहाँ पर डीएनए मौजूद हो। तो न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया डीएनए न्यूक्लियोइड में इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, इसके गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सर्कुलर डीएनए होता है। और सर्कुलर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते जिस तरह के दूसरे जानदारों यूकेरियोटिस में होते हैं, कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द घूम कर 2 चक्कर लगाती है और इस तरह न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम से फिर क्रोमोसोम बनता है। इस तरह नहीं होता यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूट्रिशन और इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में अगले लेक्चर में हमारी बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा गला खराब है, माफ़ कीजिएगा। अगर आवाज़ में कोई कमी बेशी हो तो बुरा ना मानो। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बायोलॉजी का हर टॉपिक पढ़ाऊँ।